नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। ये है हरियाणा हिमाचल का प्राइम बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। चंडीगढ़ में हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा चंडीगढ़ पहुंचे। यहां पर उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हरियाणा में स्वास्थ्य कार्यों को हो रहे जो कार्य हैं उस पर चर्चा की। प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में कहां पे बदलाव किए जा रहे हैं, कहां पर विस्तार हो रहा है, ये सब मुख्यमंत्री से जाना। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के कर कमलों द्वारा आज हो रहा है, वो स्वयं इस समिट के अंदर यहाँ पधारे हैं। इसका बड़ा महत्व है कि ये 2 दिन के लिए हम यहाँ अपनी अपनी प्रैक्टिस विचार साझा करने वाले हैं और उस उद्घाटन अवसर पर स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी आपके बीच में आए हैं। ये पूरे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषज्ञ जिन्होंने पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अपनी प्रैक्टिसेस के माध्यम से देश के लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, आप भी यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका इस चंडीगढ़ ब्यूटीफुल सिटी में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यह सम्मेलन देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की श्रेष्ठ सेवाओं और नवाचारों को प्रस्तुत करने का ये मंच सिद्ध होगा। और अब बात करेंगे हम दक्षिण हरियाणा की। एक बार फिर दक्षिण हरियाणा अपने सियासी उलटफेर के लिए मशहूर है और एक बार ये फिर चर्चा में है। इस बार हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अब एक मेयर आई हैं। ये वही मेयर हैं जिन्होंने पिछली बार बीजेपी की प्रत्याशी को हराया था। इनका नाम है श्रीमती इंद्रजीत यादव। अब ये कई पार्षदों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं और ये जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई तो खास तौर से राव इंद्रजीत सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली मौजूद थे। अब ये जो सारा कुछ हुआ है इसका श्रेय राव इंद्रजीत सिंह को दिया जा रहा है। बताया जाता है कि ये उनकी काफ़ी करीबी हैं। क्या है पूरा मसला और क्यों इनका इस तरीके से बीजेपी में आना खास है, ये जानने के लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। वो इंद्रजीत यादव जो पिछले साल तक बीजेपी की धुर विरोधी थी, वो इंद्रजीत यादव जो बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर मानेसर के मेयर पद पर काबिज हुई, वो इंद्रजीत यादव जो कभी बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का नाम लेकर फूट फूट कर रो पड़ती थी, वही मेयर इंद्रजीत यादव अब बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने रेवाड़ी में इंद्रजीत यादव को बीजेपी का पटका पहनाया और साथ में खड़े केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इंद्रजीत यादव को आशीर्वाद दिया और यहीं से अब मेयर इंद्रजीत यादव की बीजेपी में नई सियासी पारी शुरू हो गई है। एक हमारे जिला पार्षद, इनका कुल मिलाकर के 10 लोगों से जो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिली हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और टाइम ज़रूर लग गया, लेकिन हमारी पार्टी कायदे की है। इन लोगों का डबल स्वीकारिकता मैं समझता हूँ हुई है। पहले जो ज्वाइन किए थे मानेसर के अंदर सदस्यगण, वो मोहनलाल जी ने, सीएम साहब ने ज्वाइन करवाए थे। 11 और मानेसर के जो मेयर है इंद्रजीत यादव, ऐसे 11
सदस्यों की आज ज्वाइनिंग हुई है और मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये सभी जो जनप्रतिनिधि हैं पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। निकाय चुनाव से पहले इंद्रजीत यादव का बीजेपी में शामिल होना न सिर्फ बीजेपी की सियासी ताकत को बढ़ाता है, बल्कि ये दिखाता है कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का ओहदा सियासत में कितना बड़ा है, क्योंकि कहा जाता है कि राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से ही इंद्रजीत यादव ने बीजेपी प्रत्याशी को 2000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था और अब उन्हीं के आशीर्वाद से बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बहरहाल मेयर इंद्रजीत यादव की इस ज्वाइनिंग से बीजेपी की पावर भी बढ़ी है और राव इंद्रजीत सिंह की सियासी पावर भी दिखी है। रेवाड़ी से पवन कुमार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। और रेवाड़ी के मानेसर के बाद अब बात गुरुग्राम की भी कर लेते हैं। मसला इससे मिलता जुलता ही है। गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव थोड़े टल गए हैं। वजह ये बताई जा रही है कि डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव यहाँ पे होना था, लेकिन मेयर के यहाँ पे ना पहुँचने की वजह से चुनाव टाल दिए गए हैं। अब बताया जा रहा है कि ये चुनाव 10 मई को होंगे। पूरा मसला क्या है, ये जो परिवर्तन आया है मानेसर में और ये जो चुनाव टला है, तो इसको विस्तार पूर्वक समझाने के लिए हमारे गुरुग्राम के वरिष्ठ सहयोगी धर्मवीर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मवीर, इन दोनों खबरों को आपसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये जो चमत्कार हुआ, जो मेयर हैं ये भाजपा में शामिल होगी, कुछ पार्षद भी आ गए, और गुरुग्राम का जो है मसला, ये जो चुनाव टले, तो पूरी कहानी क्या है इन दोनों खबरों की? बिल्कुल, देखिए, जब मानेसर के नगर निगम के चुनाव हुए थे उस वक्त भाजपा ने सुंदरलाल यादव जो है उनको टिकट दी थी। उस वक्त राव इंद्रजीत यादव जो है वो अपनी समर्थक जो डॉक्टर इंद्रजीत कौर है इनके लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन इन्हें टिकट नहीं दी गई थी। और जब इन्हें टिकट नहीं दी गई तो इन्होंने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरना जो है उतर गए और ताल ठोक दी थी। और सबसे बड़ी बात उस वक्त ये रही कि राव इंद्रजीत यादव जो सांसद स्थानीय, उन्होंने इस पूरे चुनाव से दूरी बना ली थी। खामोशी जो है उनकी वो बड़ा काम कर गई और उनकी जो समर्थक हैं डॉक्टर इंद्रजीत कौर, उन्होंने जीत दर्ज कर ली थी। और उसके बाद से लगातार वो कोशिश कर रही थी भाजपा में शामिल होने के लिए, लेकिन शामिल नहीं हो पाई थी। और जब शामिल नहीं हो पाई, उसके पीछे की भी कई वजह थी। उसके पीछे हम कह सकते हैं कि जो दो बड़े नेता हैं अहिरवाल के, इन दोनों के बीच का आपसी टकराव था, क्योंकि कैबिनेट मंत्री राव जो नरवीर हैं वो कई बार कह चुके थे कि उन्हें भाजपा में एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनका पूरा कैंपेन जो था वो भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ था। और लगातार वो कई बार ये कह चुके थे कि आपराधिक छवि इनके परिवार के सदस्यों की है, जो कि इनके पति की है, इसलिए वो लगातार इसका विरोध भी कर रहे थे। लेकिन राव इंद्रजीत जो सांसद स्थानीय, वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि उनके समर्थक को भाजपा में एंट्री मिले, और अब करीब 1 साल के बाद उन्हें भाजपा में एंट्री मिल गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज जो गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव होना था वो टाल दिया गया है, क्योंकि उसमें हम कह सकते हैं कि ये कहा गया कि जो मेयर हैं गुरुग्राम की राजरानी मल्होत्रा, उनकी अध्यक्षता में चुनाव होना था, लेकिन आज उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि इन दोनों जो नेता हैं ये अपने अपने समर्थकों को यहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी पर बैठाना चाहते थे। आपसी सहमति बनी नहीं। संगठन के की मौजूदगी में संगठन की तरफ से भी कई नाम सामने आए, तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोणीय एक तरह से हो गया था। संगठन किसी और को चाहता था, राव इंद्रजीत सिंह जो सांसद है वो किसी और को चाहते थे, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर हैं वो किसी और को चाहते थे, और ये जो आपसी तालमेल ना होने की वजह से इस चुनाव को टाल दिया गया है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर ये चुनाव होना था, लेकिन अब फिर से चुनाव टल गया है और कहा जा रहा है कि अगले महीने यानी कि मई में इस चुनाव को संपन्न कर लिया जाएगा। तो कोशिश अब भाजपा नेता यही कर रहे हैं कि दोनों नेता जो आपस में मिल बैठ करके इस बात को तय करें कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, और संगठन अपनी तरफ से संगठन भी कोशिश कर रहा है। तो कई सारे नाम जो है चर्चाओं में थे। ये जो दोनों राव साहब हैं हमारे, राव इंद्रजीत सिंह जी और राव नरवीर जी, तो इनके बीच की जो राजनीति है वो किसी से छुपी नहीं है। दोनों भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बड़े कद वाले नेता हैं, और इनके चलते ये जो पूरा मसला है, कि आपको लगता है जो 10 तारीख की तारीख मुकर्रर की गई है इसमें ये हल हो जाएगा? देखिए, आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से अभी ये तय नहीं हुआ है कि 10 तारीख को ही होगा, लेकिन चर्चाएं जरूर हैं कि 10 मई को चुनाव हो सकता है।
और जाहिर सी बात है कि अब कहीं ना कहीं सहमति बनाने की कोशिश जो है वो की जाएगी संगठन के तौर के ऊपर भी और आपसी नेताओं में भी, क्योंकि दोनों ही नेता अपने अपने पार्षदों को इस कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। तो देखना होगा कैसे इस तरह अब होता है, क्योंकि जब हमने मानेसर में देखा था तो मानेसर में जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी है वो राव नरवीर के समर्थकों को मिली थी। उस पूरे चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह ने कोई भी भूमिका नहीं निभाई थी, उन्होंने दूरी बनाई थी। लेकिन गुरुग्राम के जो नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी है उसमें राव इंद्रजीत सिंह चाहते हैं कि उनके किसी चहेते को ही उस कुर्सी के ऊपर विराजमान किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि आपसी खींचतान का नतीजा है कि 2 बार अनाउंसमेंट होने के बावजूद भी दोनों बार ही चुनाव इन दोनों पोस्ट के लिए नहीं हुआ है। अब एक बार फिर से इस चुनाव को टाल दिया गया है। तो कल हालांकि राव इंद्रजीत सिंह यादव ने रेवाड़ी में कह भी दिया था कि अभी वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, और आज हमने देखा किस तरह से नाटकीय अंदाज में इस चुनाव को कैंसिल कर दिया गया और ये कहा गया कि जो राजरानी मल्होत्रा जो मेयर हैं गुरुग्राम की, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब आने वाली तारीख देखना होगा कि आप मेयर साहिबा की जो तबीयत है उसका भी हालचाल जानते रहिए, और उनकी तबीयत के हालचाल के साथ साथ जो गुरुग्राम की राजनीति चल रही है उसको भी आप काफ़ी रोचक ढंग से देख रहे होंगे। तो अपडेट देते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पे। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा के इस हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस के बड़े नेता, उनके अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे हैं। कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी वहां पर मौजूद थे, और वहां से राहुल गांधी सीधा उस कैंप की ओर चल पड़े जहां पर ट्रेनिंग दी जानी है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो नए ज़िला अध्यक्ष चुने गए हैं, इनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। पूरा जो अपडेट है वो देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया के ओएसडी शामिल हैं, मुख्य प्रवक्ता भी हैं हिमाचल प्रदेश के। उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। नरेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या गुरु मंत्र दे रहे हैं राहुल गांधी जी, और मुख्यमंत्री भी वहां पर हैं, उप मुख्यमंत्री भी वहां पर हैं, तो थोड़ा विस्तार से बताइए हमें। देखिए, आज विशेष दिन था जो कांग्रेस पार्टी ने, पार्टी हाईकमान ने और माननीय राहुल गांधी जी ने देश के अंदर संगठन को एक नई दिशा देने की जो कोशिश की है, उसके तहत जिला अध्यक्षों को एक ऐसी ताकत देना चाह रहे हैं जो मैन सितंब उनको जो है संगठन का बनाना चाह रहे हैं। उसके तहत हिमाचल प्रदेश में 21 अप्रैल से जो शुरू हुआ था, जिसमें 3 राज्यों के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था और उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें पंजाब के भी थे, हिमाचल प्रदेश से थे और जम्मू कश्मीर से भी थे। तो आज माननीय राहुल गांधी जी क्लोजिंग डे पे उसमें विशेष तौर पे सुबह मॉर्निंग में 9 बजे पहुंचे हैं और अभी 2:30 बजे के करीब वो वापस भी निकल गए। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि जो पार्टी की सोच है कि संगठन को, जैसे आप सब समझते हैं, जो ढांचा है प्रदेश कांग्रेस कमेटी से शुरू होता है और बीच में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज होती है और उसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज होती है। तो एक राहुल जी का कहना है कि हमको जिला अध्यक्ष जो है एक ऐसे मजबूत और ऐसे लोग होने चाहिए जिसमें पीसीसी के दबाव में ना काम करे, एक बिल्कुल संगठनात्मक तौर पे पूरी फीडबैक, लोगों से जुड़ना, संगठन को बनाना, पूरे सुझाव, उसके तहत ये कार्यक्रम किया गया। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा प्रयास है संगठन को सर्जन जो हमें आज चलाया है हमने पूरे देश के अंदर जी। तो आज एक विशेष दिन था कि हमारे नेता हमारे बीच थे, उन्होंने अपने विचार रखे कि किस तरह से हमें आगे इस संगठन को पूरे देश के अंदर मॉडल बना के जो उन्होंने यहाँ शुरू किया है हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 राज्यों का, उसके तहत हमारे लिए आज एक विशेष दिन था जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया, आप न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ इस हरियाणा हिमाचल के प्राइम टाइम बुलेटिन में जुड़े। फिर आपसे मुलाकात होगी और बात होगी, और इसी खबर का विश्लेषण करने के लिए हमारे हिमाचल प्रदेश न्यूज़ 18 के ब्यूरो चीफ रणवीर इस वक्त हमारे साथ शिमला से जुड़े हैं। रणवीर, इस खबर का विश्लेषण तो करेंगे ही, और साथ ही साथ जो खबर हमें मिल रही है, मौसम बहुत सुहावना हो गया है, तो दोनों की जानकारी दीजिए कि इस वक्त राजनीतिक गर्माहट क्या है और वैसे फिजिकल मौसम क्या है।
जी हाँ, देखिए सियासी पारा तो आप जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नगर निकाय और पंचायत के जो चुनाव चल रहे हैं उससे पारा जो है काफ़ी बड़ा हुआ है। लेकिन मौसम का मिजाज जो है थोड़ा ठंडा है और तापमान बेहद कम है सब जगहों में। शिमला की बात करें तो अभी घनघोर बारिश जो है बाहर हो रही है। जो ऊपरी शिमला का इलाका है वहाँ पर ओलावृष्टि हो रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें राजनीतिक मौसम और प्राकृतिक मौसम की तो ज़मीन आसमान का अंतर आप अभी देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का जो ये दौरा है उसे सीधे तौर पर तो अभी ये मानकर चला जा रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से पूरे देश में जिस तरह की कांग्रेस की स्थिति है उसमें सुधार के लिए और संगठन के स्तर पर मजबूती किस तरह से संगठन को देनी है उस दृष्टि से राहुल गांधी का ये दौरा है। और अलग अलग राज्यों में भी राहुल गांधी गए हैं और यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो खाका तैयार किया गया है, जो संगठन सृजन अभियान है उसके तहत एक 5 टियर सिस्टम बनाया गया है। जिस तरह से भाजपा में हमने देखा कि पन्ना प्रमुख अहम हो जाता है तो यहाँ पर कांग्रेस भी उसी रणनीति पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जवाबदेही और जिम्मेदारी यहाँ पर तय की गई है कि जो ब्लॉक अध्यक्ष होगा उसके नीचे जो मंडल अध्यक्ष होगा या फिर पंचायत का अध्यक्ष होगा या बूथ का अध्यक्ष होगा, उनकी हर 3 महीने बाद समीक्षा की जाएगी। जो कार्य उन्हें सौंपे जाएंगे संगठन को मजबूत करने के लिए तो उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उसमें ग्रीन जोन है, येलो जोन है और रेड जोन बनाया गया है। तो इसमें जो रेड जोन में आएगा उसे संगठन से बाहर किया जाएगा और जो ग्रीन जोन है उसे प्रमोशन दी जाएगी और जो येलो जोन है उसे सुधार करने का मौका दिया जाएगा। एक बड़ी अपडेट इसके साथ ये जुड़ी हुई है कि हिमाचल में वैसे तो कांग्रेस का ये कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन जिस तरह से अब नगर निकाय और पंचायत चुनाव जो है यहाँ पर घोषित हुए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, उससे एक संगठन की दृष्टि से एक संदेश कार्यकर्ताओं के बीच ये भी गया है कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कि इन पर भी हल्की फुल्की चर्चा जो है जरूर हुई होगी। जब ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, आज अंतिम दिन था, तो आज उसमें तो नहीं, लेकिन हाँ उसके बाद चर्चा हुई है, वही जो चर्चा हुई है, जाहिर है कि जो मंत्र देने ही नहीं आए होंगे, जो राजनीतिक हलकों में जो चर्चा है उस चर्चा को विस्तार से जान के आप हमें अपडेट कीजिएगा। बहरहाल आप मौसम का लुत्फ उठाए। हम सोच रहे थे कि अच्छे अच्छे विजुअल हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश ने आपको भी कमरे के अंदर भेज दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर। अब रणवीर जो बात कर रहे थे वो रेड जोन की कर रहे थे। रेड जोन यानी खतरे वाला या जिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना है। तो अब हम जो न्यूज़ 18 का ये बुलेटिन है, बात हरियाणा की एक बार फिर करेंगे और उस वक्त की करेंगे जब हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करते थे। ये बात 2013 की है। 2013 में कुछ प्लॉट ऐसे बांटे गए जिनको लेकर आज सीबीआई ने उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये जो प्लॉट हैं, इन प्लॉट्स का जो कीमत थी वो लगभग 30 करोड़ रुपए थी उस वक्त, जिनको महज 7 करोड़ रुपए में दे दिया गया। अब ये जो प्लॉट दिए गए ये सरकार के द्वारा दिए गए। उस वक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और साथ ही साथ जो हुड्डा हैं, हरियाणा की जो संस्था, उस के अध्यक्ष भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही थे। तो आज चार्जशीट दाखिल हो गई है। इसमें एक आईएएस ऑफिसर का नाम भी शामिल है और 7 अन्य लोग भी शामिल हैं। पूरा का पूरा जो मामला है, सीबीआई ने इसकी औपचारिक तौर से जांच की अनुमति मांगी थी जिसे सरकार ने दे दी थी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलात अब बढ़ सकती हैं आने वाले समय में, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। 14 ये टोटल प्लॉट्स हैं जिनका आवंटन किया गया था। आरोप ये लग रहा है कि 2013 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हीं लोगों को ये प्लॉट दिए जो उनके बहुत करीबी थे या राजनीतिक तौर पर जो उनके जानने वाले थे। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हुड्डा के चेयरमैन रहते हुए ये काम उन्होंने किया। तो जो मुख्य साजिश करता है वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही माना जा रहा है। पूरा मसला एक बार समझने की कोशिश करते हैं हमारे न्यूज़ 18 हरियाणा के ब्यूरो चीफ अंकित दुदानी से। अंकित, क्या ये मसला है और काफ़ी सालों से चला आ रहा है, 2013 से अब 2026 हो गई है, तो ये जो चार्जशीट है ये क्या रंग ला सकती है?
बिल्कुल 2013 से ये मामला चला है और 14 औद्योगिक प्लांट थे। ये 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट की अगर बात करें तो 14 औद्योगिक प्लॉट थे और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने चहेतों को ये प्लॉट बांट दिए थे, ऐसा इनके ऊपर आरोप है। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 के अंदर तो उसके बाद सीबीआई ने ये मामला लिया और अब कहीं ना कहीं मुश्किलें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बढ़ सकती हैं क्योंकि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और चार्जशीट दाखिल कर दी है तो अब ट्रायल चलेगा और उसके बाद अब क्या निकल करके सामने आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पहला केस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर है, इससे पहले भी एजेएल प्लॉट की बात करें तो एजेएल प्लॉट का मामला था। हालांकि वो आखिरी जब डिसीजन के टाइम पे आया तो उस समय उनको बरी कर दिया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उस प्लॉट के मामले में बरी कर दिया गया। इसी तरह से अब 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट का मामला है। अब 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट के अंदर सीबीआई ने चार्जशीट जरूर दाखिल कर दी है, ट्रायल चलेगा। ट्रायल के अंदर जो गवाह हैं कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, क्या उसमें साबित कर पाते हैं, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है। 2013 की बात करें तो 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे उस समय की बात है। ये जो प्लॉट दिए गए थे पंचकुला के इंडस्ट्रियल एरिया जो है फेज़ 2 उसके अंदर ये प्लॉट थे, बरवाला जो एरिया है उसके अंदर ये प्लॉट थे, अलीपुर जो एरिया है उसके अंदर ये प्लॉट थे और जिनको बांटे गए थे वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी करीबी थे। कोई ओएसडी था, कोई उनके स्टाफ के अंदर था या कोई उनका रिश्तेदार था, तो इस तरह के लोगों को वो प्लॉट मिले थे और काफ़ी फ़ायदा, क्योंकि उस समय की अगर उसकी वैल्यू आंकी जाए तो 30 करोड़ के रुपए के आसपास उसकी वैल्यू थी, लेकिन वो काफ़ी कम दामों के अंदर वो प्लॉट आवंटित कर दिए गए थे। तो बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को खूब उठाया था और सीबीआई में जब मामला गया तो उसके बाद से लगातार जांच चली है और अब जब सरकार ने परमिशन दे दी है तो उसके बाद अब चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल कर दी है और अब आगे जो है ये मामला चलेगा, ट्रायल होगा और उसमें गवाह कितनी मजबूती से गवाही देंगे उसके ऊपर निर्भर करेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ेंगी या घटेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें विस्तार से इस विषय पर जानकारी देने के लिए, और आप नज़र बना के रखें और जो इसमें इनपुट आते हैं वो भी हमारे दर्शकों तक साझा करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका। और अब एक बार फिर हरियाणा के बाद आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश। शिमला में मंदिर अधिग्रहण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन के महामंत्री ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में हिंदू मंदिरों के साथ पक्षपात किया जा रहा है, साथ ही मंदिरों का संचालन सरकार या न्यायालय के हाथ में ना होकर हिंदू समाज के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज के मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है वो ठीक तरीके से हिंदू समाज की तरक्की में नहीं लगाया जा रहा है, सरकार उसको अलग अलग जगह डाइवर्ट कर देती है। मांग करते हैं कि ऐसा एक योग्य कानून हिमाचल में लाया जाए कि जिस कारण से हिंदू मंदिर यह हिंदू समाज के हाथ में सौंपे जा सके। दूसरी बात यानी यह देवभूमि, पूर्ण भारत इसको जानता है कि यह देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश इसी नाम से सब लोग इसको जानते हैं, किंतु यहाँ पर हिंदू समाज को लक्षित करके 2-3 बातें हो रही है। एक यानी हिंदुओं के मतांतरण का, धर्मांतरण का, ये एक बहुत बड़ा प्रयास यहाँ चल रहा है। मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है लव जिहाद के माध्यम से। अभी भी हम जानते कि यह विषय TCS टाटा कंसल्टेंसी का जो नासिक महाराष्ट्र का ऑफिस है वहाँ पर भी ये बातें हमने देखी और अनेक जगह पे वर्क स्पेसेस में भी कॉरपोरेशंस के यह दिखाई दे रही है। तो यह एक पूर्ण देश भर में चलने वाला खतरा है कि जो हिमाचल में भी अनेक जिलों में अभी घटित हुए दिख रहा है। और इसलिए दूसरी बात यानी ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रत्यक्ष हिंदू समाज को लक्षित करके प्रलोभन है, बाद में वैसे ही हम कहेंगे तो झूठ का सहारा है, या ऐसे सारी बातें करते हुए हिंदुओं को मतांतरित यहाँ पर किया जा रहा है। ये दोनों भी बातें भारत के संविधान के अनुसार यह गैर कानूनी और असंवैधानिक है। तो इसी के साथ अब न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के इस
हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन को समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, इसलिए आप कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए। हम यूं गए और यूं आए ताज़ा खबरों के साथ, बने रहे हमारे साथ।